अयूब खान के दौर में मिलिट्री को एक नई डायमेंशन से मिली। वो क्या थी कि मिलिट्री एक्सपेंडेड, राइज हुई अयूब खान के दौर में बहुत ही ज्यादा, और उसकी लेगेसी आपको आजकल की मिलिट्री में भी मिलती है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, दैट इज मिलबस। मिलबस, ये हमेशा आपको सुनने में मिलेगा, मिलबस। ठीक है, मिलबस। मिलबस का मतलब क्या होता है? मिलिट्री बिजनेस। ये टर्म है एक, मिलिट्री बिजनेस। ठीक है, द आर्म्ड फोर्सेस इंट्रूजन इनटू स्टेट्स इकोनॉमी, यानी कि स्टेट्स की इकोनॉमी के अंदर जब मिलिट्री इंक्लूड कर आती है, जब वो इंक्लूड हो जाती है, हर चीज में मिलिट्री आ जाती है, तो उसे एक नाम दिया जाता है मिलबस। ये मिलबस पहले टर्म कोइन किया गया था आयशा सदीका से। आयशा सदीका इज यू कैन से एन ऑथेंटिक इंटेलेक्चुअल ऑन पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान एज वेल एज साउथ एशिया। तो उसने ये टर्म यूज किया था, मिलबस जैसे नाम दिया जाता है। ये क्या था? आर्मी इंट्रेंच्ड रोल इन पाकिस्तान बिजनेस एंड इंडस्ट्रियल लाइफ। अयूब खान के दौर में आर्मी इंडस्ट्रियल लाइफ में आई और बिजनेस लाइफ में आई, पाकिस्तान के बहुत ही ज्यादा इंट्रूड किया। द राइज ऑफ मिलबस यानी मिलिट्री बिजनेस हैज लेड टू द आर्मी बीइंग कंसीव्ड एज द प्रेशर ग्रुप विद इट्स ओन एजेंडा एंड मोटिव्स फॉर द इंटरवेंशन इन द पॉलिटिकल प्रोसेसेस। तो क्या हुआ कि जैसे ही मिलिट्री, पाकिस्तान के अंदर मिलिट्री जो है वो बिजनेस के अंदर आई, तो वो एक प्रेशर ग्रुप्स के तौर पे भी काम करना शुरू हुई। कैसे प्रेशर ग्रुप? प्रेशर ग्रुप का काम ही होता है पॉलिसी को चेंज करना। व्हाट इट? तो ये पॉलिसीज को चेंज करने के ऊपर बड़ा रोल प्ले किया आर्मी ने, कि जो भी इकोनॉमिक पॉलिसी उसके फेवर में होती थी वो उसको रखती थी, अदरवाइज उसको वो खत्म कर देते थे। So, the Ayub era saw the extension of the army's colonization of the Pakistan society and the state. तो अयूब खान के दौर आपको आर्मी जो है वो एक किस्म की बहुत ही ज़्यादा इंट्रूजन मिलेगी आपको, जो है सोसाइटी के अंदर भी और स्टेट की लाइफ के अंदर भी। आर्मी ने बहुत ही ज़्यादा पेनिट्रेट किया, स्टेट के कामों के अंदर भी, सोसाइटी के कामों के अंदर भी। कैसे किया, इसको हम डिस्कस करते हैं। This was rooted in colonial practice, providing grants of land for ex-servicemen in the newly irrigated areas of the West Punjab and the Sindh. कॉलोनियल दौर के अंदर भी ऐसे होता था कि जो रिटायर्ड सर्विसमैन होते थे आर्मी से, उनको ज़मीनें दी जाती थी थोड़ी बहुत, जो है ब्रिटिश के दौर में भी ऐसे ही होता था। और इसी चीज़ को पाकिस्तान की जो हुकूमत थी, जो पाकिस्तान का पॉलिटिकल सेटअप था, उसने भी बरकरार रखा कि जब भी आर्मी मैन कोई रिटायर होता था उसको ज़मीनें, उसको ग्रांट्स दे दी जाती थी बहुत ज़्यादा, जो कि सिस्टम आज तक भी चल रहा है। इंडिया में इतना ज़्यादा नहीं है, पाकिस्तान में आज तक भी चल रहा है। उसको ज़मीनें दी जाती हैं, बहुत ज़्यादा सारी चीज़ें। और ये ज़मीनें जो ज़्यादा दी गई, ये वेस्ट पंजाब और सिंध के अंदर तो बहुत ज़्यादा दी गई थी ये सारी ज़मीनें। ये ब्रिटिश के दौर में भी था, इसको अयूब खान ने भी कैरी ऑन किया कि ये होनी चाहिए। द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ फौजी फाउंडेशन, 1954 में फौजी फाउंडेशन बनी, एक फाउंडेशन बनाई गई फौजी फाउंडेशन के नाम से, in which servicemen's welfare funds began to be diverted into large scale commercial activities. Later it became larger business class. 54 में तो ये नॉर्मली बनाई गई थी, अयूब खान ही इसके पीछे बनाने वाला था। उस टाइम पे ये आर्मी के अंदर होता था, ये डिफेंस मिनिस्टर भी रहा था उस टाइम पे, तो इसने ही बनवाई थी वो सारी चीज़ें कि इसके अंदर जो आर्मी के रिटायर मैन हैं या आर्मी के लोग हैं, उनकी सर्विसेज, उनकी ग्रांट्स वगैरह इसके अंदर रखी जाएंगे, उनको काम दिए जाएंगे। उस टाइम पे तो ये छोटी थी फौजी फाउंडेशन, ये बाद में बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई और एक पूरा बिजनेस क्लास बन गया। अभी बताता हूँ क्या क्या उसके अंदर है। इट वाज एक्सेप्टेड फ्रॉम द टैक्सेशन। अयूब ने आते हुए जो फौजी फाउंडेशन थी उसको टैक्स से एग्जेम्प्ट कर दिया, उसने कहा कि इसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। द फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन बनाई, FWO, आप आज भी सुन रहे होंगे, देखते हैं, ठीक है। ये बनाई इसने 1966 के अंदर, और ये फौजी फाउंडेशन के अंडर ही बनाई गई। द आर्मी इन्वॉल्व इटसेल्फ इन इंडस्ट्रियल एक्टिविटीज, अभी इंडस्ट्रियल और इंफ्रास्ट्रक्चर के कामों के अंदर चली गई, जिसमें इसने एक बड़ी कराक्रम हाईवे जो है वो इसने बनाई फेडरल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ने। और आज भी आपको जो मोटरवेज है और जो सीपेक के रास्ते हैं, यही फेडरल वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन ही बना रही है। और ये जो करतारपुर था, इसका प्रोजेक्ट भी FWO को ही मिला दिया गया था। तो ये उस टाइम पर अयूब खान के दौर में ही ये इतनी स्ट्रांग हुई थी FWO जो थी फौजी फाउंडेशन के, इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर भी इन्वॉल्वमेंट की। वही मिलबस वाली बात हो रही है कि मिलिट्री अपने बिजनेस को एक्सपेंड कर रही थी। वो पहले तो सिर्फ होती थी ग्रांट्स से लेने तक, ज़मीनें लेती थी, अभी उसको एक्सपेंड करके टैक्स से छूट दे दी गई उसको। अयूब era also saw the beginning of the army's welfare structure like the फौजी फाउंडेशन के अंदर इसने क्या किया गया,
ये फौजी फाउंडेशन से टर्न ओवर हो गई टूवर्ड कंस्ट्रक्शन ऑफ स्कूल्स, हॉस्पिटल्स एंड मिलिट्री पर्सनल। यानी अपने सिर्फ मिलिट्री के लोगों के लिए ये कैडेट्स कॉलेजेस बनना, अपने CMHS को बनाना, स्कूल्स को बनाना, ये भी इसी दौर में टर्न ओवर हुई। अयूब regime also saw an extension of the earlier policy rewarding servicemen with agricultural land, especially in the Sindh। इन्होंने अयूब खान के दौर में ज़मीनों की तादाद बढ़ा दी गई, ज़्यादा ज़मीनें दी जाती थी उस टाइम पे। अयूब initiated the policy of the induction of army officers into bureaucracy, which was to be greatly expanded by the Zia and the Musharraf। ये अयूब खान के दौर में ही ब्यूरोक्रेसी के अंदर मिलिट्री को इंडक्ट करने की बात हुई थी सबसे पहले, फिर जिया ने और फिर मुशर्रफ ने इसको किया था। अभी भी जब आप ब्यूरोक्रेसी देखेंगे, जब CSS के अंदर सीटें आती हैं तो बाद में रिजल्ट आता है फौजी जो मिलिट्री है उसके लोगों का, कि मिलिट्री के कुछ लोग हैं उनको वहाँ पे दिया जाता है, और उनके लिए भी स्पेसिफिक 3 जो बड़े बड़े डिपार्टमेंट्स हैं वो रखे गए हैं। पुलिस है, पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है और फॉरेन सर्विसेज है। इसमें कोई टेस्ट नहीं देना पड़ता उनको, यानी रिटन टेस्ट जो सिविल्स लोग देते हैं वो नहीं देना पड़ता उनको, उनके अपने टेस्ट होते हैं, वो लेके आते हैं। इंटरव्यू सिर्फ उनका यहाँ पे होता है और उनकी एलोकेशन होती है यहाँ पे इन बेसिस पे। तो इसकी बुनियाद भी सबसे पहले जो है सबसे पहले वो अयूब खान ने ही डाली थी, यानी फौजियों को जो मिलिट्री मैन है उसको सिविल सर्विस में इंडक्ट करना। It was based on the army's self-perception that it was the most effective state institution। वो इसलिए डाला गया कि अयूब खान समझता था कि सबसे ज़्यादा जो इफेक्टिव इंस्टीट्यूशन है वो जो है आप कहें कि आर्मी है, तो आर्मी को ब्यूरोक्रेसी के अंदर भी होना चाहिए। अगर आर्मी ब्यूरोक्रेसी के अंदर होगी तो ब्यूरोक्रेसी को और बेहतर चला सकती है। ये अयूब खान की जो सिचुएशन थी आपने देखी, वो सिचुएशन थी मिलिट्री के बारे में कि मिलिट्री इसके दौर में किस तरीके से एक्सपेंड हुई। So in sum, Pakistan's first martial law period marked the formative years of military's penetration into economy। Economy में भी आई। The senior officers were the main beneficiaries, but the lower ranks also received rewards for service in the forms of social welfare and the land acquisition। सीनियर्स लोगों को तो ज़्यादा फायदे दिए गए, बट लोअर लोगों को भी मिले, ग्रांट्स वगैरह उनको भी मिलती, बच्चे उनके भी स्कूल्स में पढ़ते थे, सारी चीज़ें। द आर्मी एज एन इंस्टीट्यूशन एम्बार्क्ड अपॉन द क्रिएशन ऑफ इकोनॉमिक एम्पायर पाकिस्तान के अंदर, which was the strength in both its capacity and motivation for the other political interventions। और यही रीज़न था उसका कि मिलिट्री जो अभी देखें अस्करी बैंक का बनना, मैं ज़ौलक में और ज़्यादा पढ़ाऊँगा कि ये कैसे एक्सपेंड हुई थी, तो उसकी एक्सपेंशन आज भी आपको आर्मी के अंदर मिल रही है। कि काफ़ी सारे बिजनेस वगैरह जो भी हैं उसके अंदर आर्मी की इंडक्शन आपको मिलती है। ये स्टार्टिंग जो हुई थी ये सारी अयूब खान के दौर से हुई थी। इसी को मिल बस कहा जाता है कि इंट्रूजन ऑफ आर्मी इनटू स्टेट्स इकोनॉमी। ये आर्मी की एक्सपेंशन थी अयूब खान के मिलिट्री के दौर में। आई होप आपको ये समझ आई होगी। सो लास्टली हम चलते हैं द इंड्योरिंग राइवलरी विद इंडिया के साथ जो इसकी राइवलरी है उसको ज़रा सा हम देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं इसमें, आपको आज पता चलेंगी। मैं कोशिश करूँगा आपको सही कन्वे करने की। तो 1965 की जो वॉर है वो अयूब खान की तरफ से जानी जाती है कि अयूब खान ने 1965 की वॉर की। और ये क्यों की गई थी? ये बेसिकली दी गई कि इंडियन ऑक्युपाइड जो कश्मीर था उस कश्मीर को छुड़वाने के लिए, उसकी आज़ादी के लिए ये दी गई। अभी ये वॉर स्टार्ट कैसे हुई और इस वॉर का प्लॉट क्या था, मिशन क्या था, इसको समझेंगे तो आपको समझ आएगी कि पाकिस्तान ने पहले जहादियों को कैसे ट्रेन किया, पाकिस्तान ने कैसे जहादियों को रेडी किया, और पाकिस्तान ने कैसे कश्मीर के अंदर जहाद को फैलाया। और फिर मैं आपको इसका एनालिसिस बताऊंगा कि आजकल के दौर में उसका खमियाजा हम कैसे भुगत रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू आर्टिकल 37 और 35A के हिसाब से मैं बताऊंगा आपको। तो पहले देखते हैं कि ये बेसिकली ये जंग शुरू कैसे हुई और इसके पीछे प्लान्स क्या थे, वो सारी चीज़ें क्या थी। तो असल मसला क्या था? मसला ये था कि कश्मीर प्रिंसली स्टेट थी, हमने पढ़ा कल डिटेल से, और उस प्रिंसली स्टेट को पे जो है हाफ पाकिस्तान ने उसको कब्जे में कर लिया था 48 में जंग करके, बाकी कुछ अभी भी उनके कब्जे में था। अयूब खान के सामने एक जो है उस टाइम पे फॉरेन मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो था और जनरल अख्तर था। ये सारे लोग अयूब खान के पास आए और अयूब खान को एक सजेशन दी कि क्यों ना हम इंडिया के ऊपर एक ऑपरेशन जारी करें। और वो ऑपरेशन क्या होगा? ऑपरेशन ये होगा, ऑपरेशन ये था कि
हम एक ऑपरेशन करेंगे इंडिया के ऊपर, वो ये होगा ऑपरेशन के पहले हम यहाँ के कुछ सिविलियंस को, कुछ मुजाहिदों को यहाँ से ट्रेन करेंगे, ट्रेन करके भेजेंगे उनको इंडिया के अंदर। इंडिया में वो जाएंगे, आर्मी, इंडियन आर्मी के ऊपर हमले करेंगे और वहाँ के लोगों को मिलेंगे, इंडियंस जो फ्रीडम स्ट्रगल कर रहे हैं लोग, उनके साथ ये मिलेंगे, मिलके इंडिया के ऊपर हमले करेंगे। और उस हमले का नतीजा ये होगा कि जैसे वो वहाँ पे हमले करेंगे, बाद में हम LOC क्रॉस करके हम इंडिया के ऊपर कब्जा कर देंगे, हमला कर देंगे, और हमले का नतीजा ये होगा कि हम कश्मीर को छुड़वा लेंगे। अभी ये प्लान था इनका। अच्छा, ये प्लान की इनको आइडिया कैसे आया, इन्होंने कैसे अज्यूम कर लिया कि इंडिया इतना ताकतवर नहीं है? उसका रीज़न ये था कि ये जो रन ऑफ कच्छ का एरिया है, ठट्ठा बदीन, जो पाकिस्तान का वेस्टर्न बॉर्डर लगता है इंडिया के साथ, थर के साथ लगता है, वहां पे कुछ चौकियां थी। उस चौकियों पे पाकिस्तान ने कब्जा किया था जाके इंडिया के फौजियों को आगे करके। इंडिया ने वहां पे कोई भी काउंटर अटैक नहीं किया था, तो वहां पे पाकिस्तान आर्मी का मोराल बहुत जो है हाई हुआ था कि इन्होंने वापस आए नहीं है, तो लिहाजा ये तो चीज़ हमारी सेफ है। अभी हम अगर LOC के ऊपर भी क्रॉस कर देंगे तो कोई उसका इशू नहीं होगा। स्ट्रेटजी ये थी। अच्छा, स्ट्रेटजी क्यों आई? उसके 2-3 फैक्टर थे। एक तो फैक्टर यह था कि कश्मीर के अंदर उमर अब्दुल्ला की हुकूमत थी, उस हुकूमत को हटा दिया गया था, जिसकी वजह से कश्मीरी बहुत जो है गुस्से में थे इंडिया के साथ। इन्होंने कहा कि कश्मीरी ऑलरेडी गुस्से में हैं, तो हमारे लोग भी उनके साथ मिल जाएंगे तो ये काम बेहतर बन सकता है। एक रीज़न ये था। दूसरा, वहाँ पे एक कोई पीर का नाम है, मुझे वो नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ पे हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल मुबारक था, तो वो बाल मुबारक वहाँ से चोरी हो गया था। तो उसके बारे में भी बहुत ज़्यादा कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे थे, मुसलमान कर रहे थे। तो यहाँ के जर्नल्स ने सोचा कि हम यहाँ के मुजाहिदों को तैयार करते हैं, उनको ट्रेन करते हैं। यहाँ से मुजाहिद तैयार हो रहे थे, पहली दफ़ा अयूब खान कर रहा था हुकूमत की पेनिट्रेशन के, पेट्रोनेज के ऊपर, कि ये मुजाहिद पहले वहाँ पे जाएंगे, इनको हम बिल्कुल ट्रेन करेंगे और कुछ हम अपने ऑफिसर्स भी भेजेंगे इनके साथ, इनको गाइड करेंगे। ये क्रॉस हो जाएंगे LOC, कश्मीर के ऊपर चले जाएंगे और कश्मीर में लोगों से मिलेंगे, इंडिया पे हमले करेंगे। ऑलरेडी सिचुएशन वहाँ ऐसी क्रिएट हुई है कि लोग वहाँ पे निकल रहे हैं, ये भी उनके साथ मिलेंगे, तो वहाँ के लोग भी हमारे साथ मिल जाएंगे। जैसे लोग मिलेंगे वो भी आर्मी के खिलाफ होंगे, तो हम भी हमला कर देंगे उनके ऊपर, यहाँ से LOC के ऊपर। इन्होंने कहा ठीक है, अयूब खान इसके ऊपर राजी हो गया। अभी इसका फ्लॉ क्या था ऑपरेशन का? फ्लॉ ये था कि बड़ी स्ट्रेटेजिक एक फ्लॉ था इसके अंदर। वो ये था कि भाई मिसकैलकुलेशन थी ऑपरेशन की। उस ऑपरेशन को इन्होंने नाम दिया जिब्राल्टर का, जिब्राल्टर ऑपरेशन करेंगे हम। उसका मिसकैलकुलेशन ये थी कि भाई अगर आप ये तो कह रहे हैं कि LOC से तो आप हमला कर देंगे, अगर इंडिया आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे हमला कर देता है, एक तो रन ऑफ कच्छ के एरिया से, पहले तो वो नहीं कर रहा, अगर वो कर देता है, रिटेलिएट करता है, चोलिस्तान से रिटेलिएट करता है आपको, बहावलपुर वाली साइड से, और सियालकोट वाली सेक्टर से अगर वो आपको रिटेलिएट करता है वाघा वाली तरफ से, इस चीज़ का इनको ख्याल ही नहीं था। इन्होंने कहा कि LOC से नहीं आएगा वो। और दूसरा, ईस्ट पाकिस्तान था बांग्लादेश के ऊपर, अगर वहाँ पे वो रिटेलिएट करता है तो क्या बनेगा, ये चीज़ इनको ख्याल नहीं थी, ये मिसकैलकुलेशन थी इनकी। फाइनली खैर इन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू की, और कार्रवाई के रीज़न क्या बने कि कार्रवाई ये हुई बेसिकली कि इन्होंने अपने फौजी भेजे, और जो मुजाहिद थे उनको LOC क्रॉस करवाया, भेजा उनको। वो लोग वहाँ पे गए, सर्दियाँ थी, इनको इतना ट्रेन भी नहीं किया गया था, उसकी लैंग्वेज भी नहीं पता थी कश्मीरियों की। सिचुएशन ये क्रिएट हुई कि ये चीज़ फायर बैक कर गई। वहाँ पे जैसे ये लोग पहुँचे, इन्होंने थोड़े थके हमले किए, तो नतीजा ये निकला कि कश्मीरी लोग पहचानने से ही इनकार कर दिया इन लोगों को, और कश्मीरी इनके साथ भी खड़े होने को तैयार नहीं थे। और जैसे ये क्रॉस हो रहे थे LOC, तो कुछ लोगों ने इनको देखा, उन्होंने आर्मी को बताया जाके, इंडियन आर्मी को, कि ये सिचुएशन है, लोग कहाँ से इंटरव्यू करके आ गए हैं। तो आर्मी पहले से ही एक्टिव बन गई, जो इंडियन आर्मी थी। इनका ख्याल ये था कि हम चोरी चोरी जाएंगे, हमले करेंगे, गोरिल्लाज हमले करेंगे, बट आर्मी को पहले ही पता चल गया। और ये जिसके सहारे पे गए थे, जो कश्मीरी थे, उन्होंने इनको पहचाने नहीं, इनकी लैंग्वेज ही वैसी नहीं थी और इनका कोई तरीक़ेकार भी वैसा नहीं था। इंडिया के सामने भी ये जल्दी से आगे फौजी पहचान लेते थे, वहाँ के लोग भी नहीं पहचान सकते थे इनको। नतीजे तौर क्या हुआ कि नतीजे तौर ये बात हुई कि भाई उन्होंने हमले करना शुरू किए, और एक मिस इन्फॉर्मेशन निकली यहाँ पे पाकिस्तान की तरफ से कि भाई उन्होंने कश्मीर के ऊपर कब्जा कर लिया है, अभी लिहाजा पाकिस्तान की फ़ौज हमला कर दे। LOC के ऊपर पाकिस्तान की फ़ौज ने जैसे हमला किया, वही बात थी जिसका डर था कि जो वेस्टर्न बॉर्डर था, इंडिया ने उस बॉर्डर को ओपन कर दिया और उन्होंने सियालकोट की तरफ से हमले करना शुरू कर दिए। तो हम LOC संभालते या सियालकोट के बॉर्डर संभालते?
पाकिस्तान आर्मी पहले ऑफेंसिव मूड में थी, फिर डिफेंसिव मूड में आ गए। ये जो आपने छठी सातवीं किताबें में पढ़ते होंगे, ये जो हम डिफेंस डे मनाते हैं, इसमें ये नहीं कहा जाता कि हमने टैंकों के नीचे गिर के जो है वो पाकिस्तान को बचाया था, और ये हकीकत थी। उसका रीज़न ये था कि वो लोग इतने करीब पहुंच चुके थे, सियालकोट तक वो पहुंच चुके थे। वो कहते थे आइंदा जो अगला जो हमारा है वो हमारा लाहौर है, और वो लाहौर के करीब पहुंच चुके थे। उस टाइम पे यहाँ पे एक जो थी कैनाल थी, उस कैनाल ने बहुत ज़्यादा काम दिया था। तो लिहाजा पाकिस्तान का इन अ नटशेल ये समझें कि पाकिस्तान ऑफेंसिव मूड में गया था हमले करने, और डिफेंसिव मूड में वापस आ गया। उन्होंने कहा अभी तो हमसे लाहौर भी जा रहा है, सियालकोट भी जा रहा है, क्योंकि इनकी मिसकैलकुलेशन थी। वेस्टर्न बॉर्डर को इन्होंने देखा ही नहीं था। इन्होंने सिर्फ एलओसी पे, उन्होंने कहा कि इंडिया सिर्फ एलओसी पे हमारे साथ लड़ेगा, बट ये पागलपन था। वो तो दूसरी तरह से फ्रंट खोल लिए। तो लिहाजा ये जो 65 की वॉर थी, अबाउट कोई एक हफ्ता या कुछ ज़्यादा चली थी, और नतीजे तौर पाकिस्तान की जो भी तरक्की हुई थी, अयूब खान का ग्रीन रेवोल्यूशन था, सारी चीज़ें थी, वो बेचारी डामाडोल होना शुरू हुई। तो अयूब खान ने उस टाइम पे जुल्फ़िकार जो भुट्टो था, वो उसका फॉरेन मिनिस्टर था। इन्होंने कहा कि इसका कोई सोल्यूशन निकाला जाए, सीज़ फायर किया जाए, और फाइनली जो है इसका सीज़ फायर किया गया इस वॉर का, और इस वॉर इस तरीके से ख़त्म हुई। और इसके इम्प्लीकेशंस अगर मैं बताऊं आप लोगों को क्या थे, बड़े भयानक से थे। कि ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1966 के अंदर, और जो रशिया ने करवाया था यूएसएसआर ने, उसके अंदर क्या हुआ, उसके अंदर जो है पुरानी पोजीशंस जो थी उनको बरकरार रखा गया उस टाइम पे, जो है ताशकंद एग्रीमेंट के ऊपर। सीज फायर हुआ एलओसी के ऊपर। ताशकंद एग्रीमेंट में बड़ी डिटेल से बताऊंगा आप लोगों को जब मैं फॉरेन पॉलिसी आपको पढ़ाऊंगा उस टाइम के ऊपर। तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ 1966 के अंदर, जिसमें सीज फायर हो गया। अभी जो है इस वॉर ने क्या इम्प्लीकेशंस डाली अयूब खान के ऊपर, ये इसके ताबूत में आखिरी कोका थी। ये जो वॉर थी, सबसे बड़ा जो इम्प्लीकेशन हुई वो तो ताशकंद एग्रीमेंट हुआ। अयूब खान का जो मोराल था, अयूब खान ने वो जो इकॉनमी स्ट्रॉन्ग की थी, सारी चीज़ें की थी, इस वॉर के बाद हार गई। क्योंकि इस वॉर के अंदर क्लियरली तौर पे ये कहा गया कि पाकिस्तान जो है वो हार गया है। पाकिस्तान ऑफेंसिव होके गया था, डिफेंसिव होके वापस आया है। तो अब अयूब खान का जो पॉपुलर इमेज था, वो पॉपुलर इमेज आहिस्ते आहिस्ते डाउनफॉल की तरफ जा रहा था। लोग उससे नफरत करना स्टार्ट हो गए थे। इसी वॉर ने डिवीजन क्रिएट की बिटवीन जुल्फ़िकार अली भुट्टो एंड अयूब खान। जुल्फ़िकार अली भुट्टो जो अयूब खान को अपना पॉलिटिकल डैडी कहते थे, उसके खिलाफ हो गया 1966 में ताशकंद एग्रीमेंट से वापसी के बाद कि अयूब खान सौदा करके आ गया है पाकिस्तानी नेशनल इंटरेस्ट का, और अयूब खान ने जंग हार दी है। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पता था अवाम खिलाफ हो रही है अयूब खान के, तो उसके पास एक चांस था पॉपुलर बनने का। तो उसने कहा कि मैं इस्तीफ़ा देता हूँ इस कैबिनेट से, अयूब खान ये जंग हार आया है, पाकिस्तान की टेरिटरी हार आया है। तो वो साइड पे हो गया, और उसने एक बड़ा एहतजाज किया अयूब खान के खिलाफ, एक लॉन्ग मार्च किया, और 1967 में लाहौर में जाके पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बुनियाद रखी, जो कि अयूब खान के खिलाफ बनी। पीपल्स पार्टी बनाई जाके, ये अयूब खान के खिलाफ पहला मार्का था जो उसके खिलाफ जा रहा था। और फिर पॉपुलर अपोजिशन एंड प्रोटेस्ट शुरू हो गए अयूब खान के खिलाफ कि जंग हार के आ गया है, ये एरिया बेच किया गया है। और यहीं से अयूब खान का फॉल हुआ, जो कि अयूब खान को आस्ते आस्ते फील हुआ। जो मजहबी लोग उसके खिलाफ थे वो भी इसके खिलाफ आ गए। और दूसरी चीज़ ये हुई कि ये जो पीपल्स पार्टी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के लिए लोग आए, वो भी इसके खिलाफ आ गए। वन यूनिट के खिलाफ लोग थे, वो भी इसके खिलाफ आ गए। एब्डो और परोडा जैसे कानून जिनके खिलाफ इसने लिए थे, वो भी इसके खिलाफ आ गए लोग। तो पॉपुलर सपोर्ट जो थी वो अयूब खान की बिल्कुल ही कम हो गई, और इसके रिलेशन भी इनस्टेबल हो गया यूएसए के साथ। गॉट इट? यूएसए के साथ इनस्टेबल हो गए रिलेशन, चूँकि ताशकंद एग्रीमेंट में यूएसएसआर के साथ इन्होंने मुआहदे किए थे, और यूएसएसआर का नतीजा ये हुआ था कि वो यूएसए का खिलाफ था उस टाइम पे। तो ये थोड़ी साइड अपनी चेंज कर गए, तो यूएसए भी मुखालिफ बन गया पाकिस्तान का, अयूब खान का ये भी इसके ऊपर गया। सपोर्ट इन अलायंस बिटवीन आर्मी एंड जिहादिस्ट, और ये सबसे बड़ा रीज़न था कि इन्होंने जो पहली दफ़ा आर्मी और जिहादिस्ट का जो एक अलायंस है, वो भी इसी वॉर के अंदर ही आपको मिलता है। इस वॉर के अंदर यानी अयूब खान ने फिर फाइनली जाके 1969 में जाके उसकी एक एनिवर्सरी थी जो 10 साल के बाद हो रही थी, सालगिरह थी इसके रिजीम की, उसके ऊपर फाइनली तौर पे इसने बदते खुद इज़्ज़त के साथ इस्तीफ़ा दिया। और पावर सारा जो उस टाइम का चीफ मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था याह्या खान,
तो उसने 1969 के अंदर अपने पावर सारे याह्या खान को दे दिए और याह्या खान ने आते ही मार्शल लॉ दोबारा इम्पोज कर दिया पाकिस्तान के ऊपर। इसी तरीके से अयूब खान जो है वो स्टेप डाउन हो गए पाकिस्तान की जो है प्रेसिडेंशियलशिप के ऊपर। बट जो पहली दफ़ा सपोर्ट थी अलायंस आर्मी और जिहादिस्ट के दरमियान, इसके बड़े इम्प्लीकेशंस हुए पाकिस्तान की तारीख में। इसको थोड़ा सा बताता हूँ, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, ये नैरेटिव शेपिंग है, इसको रिलेट करता हूँ मैं ज़रा। पाकिस्तान में पहली दफ़ा जहाद को कश्मीर के ऊपर यूज़ किया गया अयूब खान के दौर में। मैंने अभी बताया ऑपरेशन जिब्राल्टर में जब उनको यूज़ किया गया था। और उसके बाद एक रवायत सी चल गई कि ये LOC से इंट्रूजन करते थे, लोग वहाँ पे भेजते थे, इंसर्जेंसी करते थे, वापस आ जाते थे। ज़िया-उल-हक के दौर में तो ये बहुत ज़्यादा हो गई थी वहाँ पे, मुशर्रफ के दौर में भी बहुत ज़्यादा हुई। ये अब इमरान खान के दौर में जाके ये ख़त्म हुई है, जब इन्होंने पाबंदी लगाई है हाफिज़ सईद पे, ये बड़े बड़े लोग जो थे इनके ऊपर। अच्छा, अभी ये जो जहादी और पाकिस्तानी पैट्रोनेज का चक्कर है, इसके इम्प्लीकेशंस क्या हुए हैं हमारे ऊपर। ये बहुत ही एक बहुत ही इर्रेशनल सा डिसीजन था जो पाकिस्तान की तारीख में जिसने फायर बैक किया पाकिस्तान को। उसका रीज़न बताता हूँ कैसे। देखें, इंडिया के ऊपर, कश्मीर के ऊपर इंडिया पाकिस्तान की जो भी राइवलरी रही, मैं इसको अभी रिलेट करूँगा कश्मीर के साथ, गौर से सुनना है। इंडिया और पाकिस्तान की जो कश्मीर के ऊपर राइवलरी रही, वो राइवलरी को पाकिस्तान ने कश्मीर को अचीव करने की जो कोशिश की, वो की इंसर्जेंसी के जरिए, कि इंसर्जेंसी करा के कश्मीर को इंगेज किया जाए। पाकिस्तान की हमेशा से यही पॉलिसी रही और ये स्टार्टिंग हुई थी ऑपरेशन जिब्राल्टर अयूब खान से लेकर। फिर जो भी पीछे से लोग आए उन्होंने यही चीज़ें क्रिएट की। उस टाइम पे ऑल दो हमारी मिलिट्री भी उसके अंदर इंक्लूड थी। ओके, ये सारी मिलिट्री इसी पे एग्रीड थी कि इंसर्जेंसी, मुजाहिद, जहाद मूवमेंट ही वहाँ का सबसे बड़ा, और ये उनको सपोर्ट भी करते रहे। अभी इंडिया ने इस चीज़ को बड़ी वाइजली, बड़ी क्लेवर तरीके से इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के इस एजेंडे को एक्सपोज किया। इंडिया ने उस टाइम से लेकर इंटरनेशनल कम्युनिटी के हर प्लेटफॉर्म पे ये बताया जाके, भाई देखो पाकिस्तान टेररिज्म दे रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान जहादियों को फेवर कर रहा है कश्मीर के अंदर, पाकिस्तान जहादियों के पनाह गाहें बनाता है, पाकिस्तान जहादियों को आगे लेके जाता है। और ये हकीकत थी, ये तो पॉपुलर चीज़ें थी, ये तो हमारे जर्नल सपोर्ट करते थे कि हाँ मुजाहिद जा रहे हैं, मुजाहिद मूवमेंट है, हम सपोर्ट करते हैं, हमको सारी चीज़ें करते हैं। और इसी का रीज़न भी आपको मैं बताऊं, अगर इसके अंदर क्या कहते हैं, जब हमारी सियाचिन और कारगिल की वॉर हुई थी, उस टाइम भी तो मुजाहिदों को भेजा गया था ऊपर, और जब पता चल गया था इंडिया को, तो हमने कहा वो तो मुजाहिद बैठे हुए हैं वहाँ पे, उनके साथ तो हमारा वास्ते ही नहीं है। हालांकि दुनिया को पता था वो मुजाहिद पाकिस्तान की मर्जी से बगैर नहीं जा सकते थे, जो मुशर्रफ ने भेजे थे। तो हमने हमेशा सहारा लिया कश्मीर को फ्री कराने का, जो है मुजाहिद मूवमेंट के साथ हमने वहाँ पे इंसर्जेंसी को सहारा लिया, और इसी इंसर्जेंसी को बड़े वाइडली तरीके से यूज़ किया इंडिया ने। और इंडिया ने हर प्लेटफॉर्म पे हमेशा दुनिया को ये बताया कि पाकिस्तान देखो ये चीज़ क्रिएट कर रहा है, पाकिस्तान मेस क्रिएट कर रहा है, टेररिज्म 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 टेररिज्म। और यही चीज़ जब 5 अगस्त 2019 में जब आर्टिकल 270 और 35 ए को रिपेल किया, और पाकिस्तान जब इंटरनेशनल कम्युनिटी के पास गया कि भाई आप कश्मीर के ऊपर हमारी मदद करो, तो वहाँ पे इंडिया का नैरेटिव पहले से ही बना हुआ था। लोगों ने तो वहाँ पे ये कहा, आप तो वहाँ पे इंसर्जेंसी फैलाते थे, आप तो वहाँ पे टेररिज्म फैलाते थे वहाँ पे जाके। तो हमारा वो जो एजेंडा था इंटरनेशनल कम्युनिटी को कन्विंस करने का, वो एजेंडा मर गया उस टाइम पे, और उसका रीज़न यही था हमारी पैट्रोनेज जहादी मूवमेंट को। और वहाँ से हमारा एक पैराडाइम शिफ्ट आया, स्पेशली जनरल राहील के दौर से हमारा एक पैराडाइम, और स्पेशली ये बाजवा डॉक्ट्राइन के बाद, कि हमने उन जहादी मूवमेंट्स को ख़त्म किया। हमने ऊपर पाबंदी लगाई, नेशनल एक्शन प्लान के बाद स्पेशली हमने उनके ऊपर पाबंदी लगाई, और पाबंदी लगा के दुनिया को ये कन्विंस करने की कोशिश की, भाई देखो हम अभी जहादियों को नहीं ट्रेन कर रहे, ना ही उनकी इंसर्जेंसी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बड़ा फायर बैक था। अगर हम पहले से ही ये चीज़ क्रिएट कर लेते तो इंटरनेशनल लेवल पे, डिप्लोमेटिक लेवल पे हमारा एक चांस बन जाना था, हम दुनिया को बता पाते, देखें हम फ्री एंड फेयर हैं, कश्मीर पे वहाँ पे ज्यादतियाँ हो रही हैं। अभी अगर कश्मीरियों पे ज्यादतियाँ करता भी है इंडिया, तो फाइनली रिजल्ट ये आता है कि जब हम बात भी करते हैं तो इंडिया तो यही कहता है वो तो टेररिस्ट हैं, और दुनिया मानती है वो टेररिस्ट है, जो कि इंडिया ने इतनी क्लेवरली मैनिपुलेट किया है इस चीज़ को कि दुनिया कन्विंस्ड हो चुकी है इस चीज़ के ऊपर। तो ये एक बड़ा सेटबैक था जो हमें इन्हीं चीज़ों से ऊपर मिला था। यस, पुलवामा अटैक का मिसाल ले लें, उन्होंने जानबूझ के अटैक करवाया खुद, ठीक है,
आई डोंट थिंक सो कि पुलवामा अटैक जो था वो पाकिस्तानी वो था, आई डोंट थिंक सो। बट अगर पाकिस्तानी नहीं भी था, इंडिया ने तो खुद करवाया ना, और खुद करवा के इल्ज़ाम पाकिस्तान पे लगा दिया। इंटरनेशनल कम्युनिटी में पाकिस्तान के पास जवाब ही नहीं था उसको काउंटर करने का, क्योंकि हम ही तो ये चीज़ें करवा रहे थे पहले जाके। तो ये चीज़ें थी जिसने फायर बैक किया हमें। तो अभी कुछ पॉलिसी बेहतर बनी है जाके, हमारी रैशनल चीज़ें की, हम इन चीज़ों से साइड होके आए हैं। तो ये इसके इम्प्लीकेशंस थे जो 65 की वॉर के, और यहाँ से अयूब खान की सारी चीज़ें गई। सो कंक्लूड अगर हम करें इन सारी चीज़ों को, तो हम देखते हैं कि यूनिक करेक्टरिस्टिक्स हमें मिली हैं। देखी अयूब खान के जो है इसके दौर एक ग्रीन रेवोल्यूशन भी कहा गया, इसके अंदर एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स भी आए, लैंड रिफॉर्म्स भी अयूब खान ने दिए, जीडीपी भी बढ़ी, जीएनपी भी बढ़ी इसके दौर में। बट अ डिकेड ऑफ हाई रेट्स ग्रोथ बट ग्रोइंग इनइक्वालिटी, तो इसके अंदर इनइक्वालिटी भी बहुत ज़्यादा बढ़ी। पाकिस्तान सिक्योरिटी स्टेट अमिड्स द chaos ऑफ पार्टीशन एंड इट्स सॉलिडिफिकेशन अंडर लेटर मिलिट्री रूलर्स। तो पाकिस्तान पहले ही जो पार्टीशन के बाद ये सारी चीज़ें क्रिएट हो चुकी थी, तो अयूब खान के दौर वही पाकिस्तान की स्टेट दोबारा सिक्योरिटी स्टेट रही, और वही अंडर जो है मिलिट्री रूलर्स के अंदर आ गई, जिसको पहले आज़ाद होना चाहिए था। It saw both the formative period of Melbus and the beginnings of the nexus between the army and the Islamic groups. यही वो दौर था जिसके अंदर मिलबस इंक्रीज हुआ, यानी मिलिट्री ने इकोनॉमी में भी इंक्लूड किया, और साथ में पहली दफ़ा इसी दौर में अयूब खान के दौर में जहादी ग्रुप्स और जो आर्मी थी उसका आपस में गठजोड़ भी, जो नेक्सस है वो भी हमें इसी दौर के अंदर ही मिलने को आता है। अयूब रिटेन द कमिटमेंट टू सेंट्रलाइज द स्टेट एंड कल्चरल इंटीग्रेशन, और अयूब खान ने ऑब्वियसली सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट को प्रायोरिटी दी। इसने सेंट्रलाइज्ड गवर्नमेंट की बात की, प्रेसिडेंशियल सिस्टम को इंट्रोड्यूस कराया, इसने पार्लियामेंट्री सिस्टम की मुखालफत की, डेमोक्रेसी की इसने मुखालफत की, अथॉरिटेरियन रिजीम जो था इसने इस दौर के अंदर इसको मेंटेन किया। A transitional era from one in which the state was largely Muhajir enterprise to that of Punjabi domination within the Punjab, a junior Pakhtun, a junior partner। तो ये एक ट्रांजिशन एरा था कि पहले जो पाकिस्तान की स्टेट थी वो पंजाबी मुहाजिर डोमिनेटेड थी, और अयूब खान के दौर में वो पंजाबी पख्तून के पास डोमिनेट हो गई। बाद में पख्तून आ गए यहाँ पे, और मुहाजिर जो थे वो थर्ड लेवल पे चले गए, और बहुत ज़्यादा झगड़े भी हुए थे जब अयूब खान ने प्रेसिडेंशियल इलेक्शन जीते थे मोहतरमा फातिमा जना से उस टाइम पे मुहाजिरों के साथ। तो मुहाजिरों और सिंधियों की और पख्तूनों का जो झगड़ा है, ये झगड़ा भी आपको अयूब खान के दौर से ही मिलता है, एथनिक क्लेजेस जो हैं। The Sindhi and Bengali elites were shut out of the power. Attempts to cultural integration further alienated them. तो सिंधी और जो पश्तो बंगाली थे और इवन के मुहाजिर भी थे, ये एलिनेट हो गए इसके दौर में। हालांकि इसने कोशिश की कि हम कल्चरल इंटीग्रेशन लाते हैं, बट देयर वाज नो कल्चरल इंटीग्रेशन। इसके दौर में सेंटर प्रोविंशियल रिलेशंस भी ख़राब रहे, और एथनिक पॉलिटिक्स जो थी, जो एथनिक क्लीवेजेस थे पाकिस्तान में, वो ज़्यादा वाइड हुए बजाय वो जो है कॉन्ट्रैक्ट होने के। Although Ayub sought to modernize the Pakistan state and society, he was unable to resolve decisively the role of Islam in the public life. हालांकि उसकी कोशिश ये बड़ी थी कि पाकिस्तान मॉडर्नाइज हो, सोसाइटी पाकिस्तान की मॉडर्नाइज हो, बट इसकी कोशिशें नाकाम गई, क्योंकि ये इस्लाम को जिस तरीके से मॉडर्नाइज करना चाहता था, जिस तरीके से इम्प्लीमेंट करना चाहता था, वो नहीं कर पाया। क्यों? क्योंकि मैंने पहले बताया आपको उसका रीज़न था। उसका रीज़न ये था कि डिफेंसिव अगेंस्ट रिलीजियस क्लास वो एलाइड विद एथनिक नेशनलिस्ट एंड लिबरल्स अगेंस्ट हिम। इसने इस्लामिक ग्रुप्स को या इस्लामिक जो तबका था उसके खिलाफ ये नहीं हो पाया इस्लाम को मॉडर्नाइज करने के हिसाब से। क्यों? क्योंकि जो इस्लामिक अलायंस था, इस्लामिक क्लास था, वो नेशनलिस्ट के साथ भी मिल गया। नेशनलिस्ट ने भी इस्लामिक को सपोर्ट किया क्योंकि वो अयूब खान के खिलाफ थे। लिबरल्स के साथ भी अयूब जो वो थे मजहबी लोग थे वो मिल गए। तो इस वजह से अयूब खान डिफेंसिव मूड में आ गया कि वो जो रिफॉर्म थे वो लाने में नाकाम हो गया जो वो लाना चाहता था, क्योंकि जो मजहबी लोग थे वो ज़्यादा इससे पावरफुल बन गए। और फाइनली जो है द इम्पैक्ट्स ऑफ रिजीम इन अपकमिंग ईयर्स टू स्टिल ऑब्वियस। और इसके जो इम्पैक्ट्स हैं वो चाहे जहादी मूवमेंट के मैंने बताया, वो आपको मिलबस के मैंने बताया, वो सेंट्रल प्रोविंशियल रिलेशंस के मैंने बताया, वो मैंने आपको जो है मिलिट्री इंटरवेंशन का बताया। ये सारी चीज़ें आज तक भी हैं, आपको उस अयूब खान के रिजीम में अभी तक मिलती हैं। तो दिस वाज ऑल अबाउट अयूब खान रिजीम। आई होप आप लोगों ने इसको समझा होगा, आपने इनको एनालिटिकली देखा होगा, हमने कोशिश की है